वेरी गुड वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। बेटा आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड यूनिट का। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 4 कराया था, डैट इज़ पर्सनालिटी हमने पूरा कवर कर लिया था और सब बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया उसके ऊपर कि किस टाइप की पर्सनालिटीज़ हैं बच्चे, और टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटीज़ क्या होती हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। आप कमेंट करते हो तो मुझे भी तो एक बूस्टअप मिलता है बच्चे कि आप लोगों ने सुना है। तो जो चीज़ें पॉइंट्स होते हैं जो मैं पूछती हूँ वो उस बेसिस पर मैं आपको चेक करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, और आपका अटेंडेंस में भी आपको ये हेल्प करेगा। इसलिए सब बच्चे बहुत अच्छे से वीडियो सुनो, जो उनमें पूछा जा रहा है उसको रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ एटीट्यूड। देखो बेटा, एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब मैं आपको बताती हूँ। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप गिवन सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, इज़ योर एटीट्यूड। आपकी क्या लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग्स हैं, इज़ योर एटीट्यूड। आप कोई स्टेटमेंट पास करते हैं, वो स्टेटमेंट आप कैसे पास कर रहे हो, उसके पीछे आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड का सिंपल हिंदी मतलब होता है दृष्टिकोण, कि आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, वो आपका एटीट्यूड है। जैसे मैं अगर कहती हूँ कि कल टेस्ट है, तो कुछ बच्चों का एटीट्यूड डायरेक्ट ये होगा, टेस्ट क्यों है, टेस्ट क्या है, ये मैम तो टेस्ट लेती रहती हैं। कुछ बच्चों का एटीट्यूड होगा, अच्छा टेस्ट है, चल देखते हैं कितना है, अभी कितना चैप्टर करना है, मैम से बात कर लेंगे, नहीं समझ आया तो ट्राई तो करते हैं। तो ये क्या है, दो डिफरेंट तरीके के एटीट्यूड हैं। और एटीट्यूड बेटा, हर किसी का एटीट्यूड अलग अलग होता है। और ये एटीट्यूड, इस जो मैंने ये लाइन बोली ना कि सब लोगों का एटीट्यूड अलग अलग होता है, इसका मतलब है कि एटीट्यूड सब्जेक्टिव होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरा एटीट्यूड अलग, आपका अलग। 5 साल पहले मेरा एटीट्यूड अलग होगा लाइफ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, पर अब उन्हीं चीज़ों को लेकर मेरा एटीट्यूड डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर एटीट्यूड को लेकर एक बात ये की जाती है कि एटीट्यूड एक लर्नड चीज़ है। मतलब आप कुछ लोगों का एटीट्यूड आप लेकर आते हो, पैदा होते हो, बट विद टाइम यू कैन लर्न एटीट्यूड और यू कैन चेंज योर एटीट्यूड आपकी सोसाइटी के बेसिस पर, आपके फ्रेंड्स के बेसिस पर। आप नेगेटिव थे किसी चीज़ में, मैंने आपको कुछ समझाया, धीरे धीरे आपका जो लाइफ को देखने का नज़रिया है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है, या जो भी कोई आपसे कहता है उसको आप पॉजिटिव वे में लेके जाते हो या नेगेटिव वे में लेके जाते हो, अगर वो चेंज हो जाता है तो दैट मीन्स यू हैव लर्नड इन एंड चेंज योर एटीट्यूड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने अब आपको बता दिया है इसके मीनिंग में, तो अब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि एटीट्यूड आर लर्नड का मतलब क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एटीट्यूड हैव अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, हाउ वन फील्स अबाउट समथिंग, मतलब मैं कैसा फील करती हूँ उस चीज़ के लिए, आप कैसा फील करते हो उस चीज़ के लिए, आपकी क्लास में खुशी कैसा फील करती है गिवन चीज़ के लिए। तो यहाँ पर सबका एटीट्यूड इज़ डिफरेंट। तो एटीट्यूड क्या होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड्योरिंग स्टेट ऑफ रेडीनेस, एंड्योरिंग स्टेट ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि हम उसको क्लियरली बता नहीं सकते, या हमें खुद नहीं पता होता कि ये मेरा एटीट्यूड है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि बेटा आपका तो बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है, आप हर चीज़ पर ही मना कर देते हो, या आप हर चीज़ के लिए आर्ग्यू करते हो, या आप किसी को देख के आप कहते हो कि यार इस बंदे से ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो उसका एटीट्यूड है वो लाइफ को लेकर, जो आपको भी वो पता चलता है, पर उसको नहीं पता होता, खुद को हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। तो ये आपका एटीट्यूड है जो आपको क्लियरली आपको नहीं पता है। नेक्स्ट इज इनविजिबल, देख सकते हो एटीट्यूड, नो यू कैन फील इट, कि सामने वाला बंदा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या वो लाइक कर रहा है या वो डिसलाइक कर रहा है। नेक्स्ट इज एटीट्यूड इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि एटीट्यूड हर जगह है आपकी लाइफ में। आप छोटे थे तब आपका कोई एटीट्यूड था, और एटीट्यूड घमंड होना, ईगो होना नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब होता है आप लाइफ को किस तरीके से लेते हो, इज योर एटीट्यूड। छोटे हो तो आप कैसे लेते थे, बड़े हो गए तो कैसे हो, स्कूल में आपका एटीट्यूड क्या है, घर में आपका एटीट्यूड क्या है, हर जगह आप देखोगे डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनैलिटी आपका एटीट्यूड विल बी डिफरेंट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड आर कि क्या क्या चीज़ें मिलके हमारे एटीट्यूड को बनाती हैं। फर्स्ट इज
कॉग्निटिव और इन्फॉर्मेशनल। कॉग्निटिव और इन्फॉर्मेशनल एटीट्यूड का यहाँ पर मतलब है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन होती है या जो हमारी थिंकिंग होती है या जो मेरे माइंड में जो चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं उससे भी हमारा एटीट्यूड बनता है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव और इमोशनल। और एटीट्यूड क्या होता है, दैट इट इज़ इफेक्टिव और इमोशनल, कि हम कुछ चीज़ों को लाइक करते हैं, कुछ चीज़ों को हम डिसलाइक करते हैं। नेक्स्ट इज बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट का मतलब है कि एटीट्यूड के अंदर हम एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं, आइदर वी बिहेव इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। तो एटीट्यूड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट समथिंग एंड योर बिहेवियर अबाउट समथिंग। क्लियर? चलो अब फटाफट से इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। लंबा चैप्टर है तो जल्दी जल्दी करेंगे पर इजी है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत इजी है, जल्दी से समझ आ जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। अब है हमारे फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड में है कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एक बंदे का एटीट्यूड। फर्स्ट इज एडजस्टमेंट फंक्शन। मेरा एटीट्यूड ही तो है कि मैं कितना लोगों में एडजस्ट करती हूँ, कितना एडजस्ट नहीं कर पाती। if I am adjusting with someone then I have an positive attitude that मेरे को पता है कि I have to adjust, यहाँ मुझे काम करना है तो यहाँ हर तरीके के लोग होंगे, हर पर्सनैलिटी के लोग होंगे, सब कोई इंडिविजुअल हैं तो आपको एडजस्ट करना है, दैट इज एडजस्टमेंट फंक्शन। नेक्स्ट इज ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ईगो डिफेंसिव फंक्शन क्या होता है, कई लोगों का एटीट्यूड होता है कि हम गलत नहीं सहेंगे, सो टू प्रोटेक्ट देयर ओन सेल्फ इमेज, तो वहाँ पर जब वो अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए दे से समथिंग और दे डू समथिंग इज ईगो डिफेंसिव फंक्शन। नॉलेज फंक्शन इज एटीट्यूड किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, नॉलेज पर, द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव। तो कहीं और एटीट्यूड से आपकी नॉलेज का भी पता चलता है कि यार इस बंदे का एटीट्यूड कितना अच्छा है ना, तो इसके अंदर कितनी नॉलेज है, इसने कितनी रीडिंग की होगी, या इसको लाइफ का कितना एक्सपीरियंस है, या कि कितनी इन डेप्थ बातें करता है। तो एक नॉलेज फंक्शन का भी एटीट्यूड से फंक्शन होता है एटीट्यूड, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड होता है नॉलेज फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज वैल्यू एक्सप्रेशन। वैल्यू एक्सप्रेशन का मतलब है कि एटीट्यूड से यू एक्सप्रेस योर वैल्यूज़। अगर मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि कोई बात नहीं बेटा, आप मान जाओ, दो बच्चों में लड़ाई हुई है तो, या मैं कहती हूँ बेटा आपने एक बार गलती कर दी अब दोबारा मत करना, या मैं कहती हूँ कि अब आप कॉलेज ही नहीं आओगे, या अब आप लेक्चर ही नहीं लोगे, तो इन सर्कमस्टांसेस से आपको मेरा एटीट्यूड पता चलेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड। वेरी इजी, कि किन किन चीज़ों से आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनसे मेरा एटीट्यूड ऐसा बना है। जैसे कई टीचर्स से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हैं, गैप मेंटेन करते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस्ड डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट में वो आए ऐसे बच्चों के जिन्होंने उन्होंने बच्चों के साथ बहुत अच्छा किया, बच्चों ने उनके साथ मिसबिहेव किया, उसके बाद से उन्होंने सोचा कि अब हमारा जो एटीट्यूड है वो बच्चों के साथ ऐसा ही रहेगा। तो जो आपकी लाइफ में डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे आप अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है द काइंड ऑफ पीपल यू एसोसिएट विद। आपका ग्रुप कैसा है, आपका सर्कल कैसा है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, फॉर्म्स योर एटीट्यूड। नेक्स्ट इज सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग इज सोसाइटी। आपकी सोसाइटी आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपका कल्चर, आपका बैकग्राउंड आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो हमारा एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस पर, आप किन लोगों से एसोसिएटेड हैं और आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, सोशल आपको किन किन आप एसोसिएट हुए हैं, वो चीज़ें आपके एटीट्यूड को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। बेटा ये मैं फटाफट इसलिए करा रही हूँ कि जो इसके नेक्स्ट वाला स्लाइड है वो इम्पॉर्टेंट है हमारा बहुत, ये बहुत बेसिक है, एटीट्यूड कैसे बना, क्या चीज़ें होती हैं एटीट्यूड में। तो जो नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन में एटीट्यूड का क्या रोल है, क्या बैरियर्स हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए हम ये फास्ट करेंगे, फिर वो वाला अच्छे से करेंगे। ठीक है, और आई होप कि आपको ये समझ आ ही रहा होगा। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड का मतलब है कि देखो ऊपर था सोर्सेज,
कि एटीट्यूड बनाने में ये फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब है कि एटीट्यूड क्या क्या फैक्टर्स बनाते हैं, ये मैं आपको नहीं करा रही, आप पढ़ोगे और आपको समझ आएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे सोशल फैक्टर्स ने आपके एटीट्यूड को कैसे बनाया एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ये दो फैक्टर्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, हाउ सोशल फैक्टर हैज़ फॉर्म्ड एटीट्यूड एंड हाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव फॉर्म्ड योर एटीट्यूड। ये बहुत इजी है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड। एटीट्यूड रेलेवेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए। देखो बेटा, फर्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। आपको अगर देयर इज हाई जॉब सेटिस्फेक्शन, यू आर हाईली सेटिस्फाइड इन योर जॉब, योर एटीट्यूड विल बी कि येस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ गुड। अगर ये मुझे एक्स्ट्रा काम करा भी रहे हैं तो आई एम ओके विद इट, मैं सेटिस्फाई भी तो होंगे यहाँ पर, या ये लोग और चीज़ों पे बहुत अच्छा मुझे दे देते हैं। तो अगर इफ़ यू आर सेटिस्फाइड इन योर जॉब, यू विल बी, योर एटीट्यूड विल बी वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज जॉब इन्वेस्टमेंट। जॉब इन्वेस्टमेंट में कह रहा है कि अगर आप देखो सेटिस्फाई हो आप जॉब में, तो आपका एटीट्यूड अच्छा है। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इफ़ योर एटीट्यूड इज़ गुड, तो यहाँ और हमें ऐसा ही एटीट्यूड चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप अपनी जॉब के अंदर इन्वेस्ट कर सको योर टाइम, योर एफर्ट्स, योर नॉलेज। तो इससे आपका एटीट्यूड दिखेगा कि आप कितना उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं आप एक पर्टिकुलर जॉब में। अगर आप नहीं पढ़ते, आप नहीं सुन रहे, आप कमेंट नहीं करते, तो यहाँ से मुझे आपका एटीट्यूड पता चलता है कि आप लेड बैक हैं, आप वीडियोज़ नहीं सुन रहे हैं, आपको लगता है हम बिना पढ़े पास हो जाएंगे, अब तो वैसे भी ऐसे ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाई हो रही है। पर आप ये सोचो कि लॉन्ग टर्म में आपकी नॉलेज के ऊपर इस चीज़ का कितना इफेक्ट होगा। क्या हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, हमें अपनी नॉलेज भी तो इंक्रीज करनी है कि हम बाहर निकलें तो वी शुड नो समथिंग, हम लोगों को आंसर कर सके। चलो बैक टू द पढ़ाई। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वहाँ पर आप क्या होगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आप क्या होगे, कमिटेड होगे कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन को मेरी ज़रूरत है, मेरे टैलेंट की ज़रूरत है, मेरी नॉलेज की ज़रूरत है, सो आई विल बी देयर फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ एटीट्यूड रेलेवेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। मेरी सिस्टर इन लॉ है, शी इज़ वर्किंग इन सम कॉर्पोरेट, तो उसको कोविड हो गया था, शी वॉज वेरी इल, और उसका कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, तो उसको सबने बोला कि छुट्टी डाल दे, छुट्टी मिल जाएगी। बट शी सेड कि नहीं, अभी मेरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस टास्क को पूरा करना। मैं बीच में कैसे कह दूँगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उससे जितना होगा उतना मैं करूँगी, लास्ट टाइम करूँगी, और जब मुझे लगेगा मैं नहीं कर पा रही तब मैं अपना बोलूँगी। अब ये क्या था, उसका एटीट्यूड था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या एटीट्यूड था, दैट शी इज सेटिस्फाइड विद दैट जॉब, तभी वो अपना इतना 100% दे रही है, इन्वेस्ट कर रही है उस जॉब में अपना टाइम, अपनी हेल्थ, अपने एफर्ट्स। फिर वो कमिटेड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करनी है, मेरे बिना ये प्रोजेक्ट कैसे होगा। सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रेलेवेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा और ये बहुत इजी है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या इफेक्ट होगा एक एम्प्लॉय के एटीट्यूड का ऑर्गेनाइजेशन पे। देखो एटीट्यूड में या तो यू लाइक समथिंग और यू डिसलाइक समथिंग, या एटीट्यूड के अंदर आप यू हैव सम फेवरेबल थिंग फॉर समथिंग या अनफेवरेबल। ठीक है। अब देखो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, अच्छी। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप पूरा दिन कमियां निकालने पे ही लगे रहोगे, आप अपना काम ही नहीं करोगे, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। एम्प्लॉय टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना। इफ़ यू आर कमिटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाएंगे। टर्नओवर रेट कैसा होगा, अगर एटीट्यूड अच्छा है तो टर्नओवर रेट कम होगा, अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो टर्नओवर रेट ज़्यादा होगा। लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को फटाफट छोड़ कर जाएंगे। नेक्स्ट इज एब्सेंस,
ज़्यादा लोग छुट्टी करेंगे कब? when they are not satisfied, when their attitude is not favorable towards the organization. या जब आप अब जैसे बच्चे नहीं अगर आ रहे क्लास में तो मैं क्या समझूंगी कि मैं पसंद ही नहीं हूँ बच्चों को, तभी तो नहीं आ रहे। पर जब अब आप लोगों को हमने बीच में बुलाया था, जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी डाउट सेशन, तब आप लोग आए थे, तो हमें क्या लगता था, हम सब टीचर्स खुश होते थे कि बच्चों को अच्छा लग रहा है सुनना, तभी तो बच्चे आ रहे हैं क्लास के अंदर। सो दिस शोज़ योर एटीट्यूड। एब्सेंस पर इस चीज़ का असर होता है। वायलेंस का मतलब है लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होना। अगर आपका एटीट्यूड फेवरेबल है तो आप वायलेंस में नहीं पड़ोगे। आप किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होगे? अपनी परफॉर्मेंस में। पर अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है लाइफ को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो आप किस चीज़ में पड़े रहोगे? वायलेंस करने में ही, लड़ाई झगड़ा करने में ही, अपने HR मैनेजर के साथ या कोई भी मैनेजर के साथ लड़ने में ही लगे रहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, रोल ऑफ मैनेजर इन चेंजिंग एटीट्यूड। क्या रोल है एक मैनेजर का अपने एम्प्लॉय के एटीट्यूड को चेंज करने में? अब इसे मैं अपने से भी लेकर चलूँगी कि एक टीचर का क्या रोल है, कैसे वो अपने एम्प्लॉय के एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। फर्स्ट इज चेंज इन आइडियाज़ और बिलीव्स। सबसे पहले मैनेजर को क्या करना है? अपने एम्प्लॉय के बिलीव्स या उसके आइडियाज़ को चेंज करना है। अब बच्चों को क्या लगता है, हम स्कूल छोड़कर आए हैं, कॉलेज में आए हैं, कॉलेज की लाइफ तो ऐसी होती है, हम जाएँ ना जाएँ क्लास में, टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ योर बिलीफ और यू हैव सम आइडिया अबाउट इट कि साथ वाले कॉलेज में तो ऐसा होता है, हम भी ऐसे ही करेंगे। पर यहाँ पर हमारी ड्यूटी बनती है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपका वो आइडिया या आपका वो बिलीफ तोड़ूँ कि बेटा ऐसा नहीं है, हम आपको लेकर कंसर्न्ड हैं, जैसे आपके स्कूल टीचर्स कंसर्न थे, यहाँ हम उन टीचर्स में से नहीं हैं जो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। We are like your parents and we are there for you to help you out and to direct you what is right for you and what is wrong for you. ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज इन फीलिंग्स एंड इमोशंस। चेंज इन फीलिंग्स एंड इमोशंस का मतलब है, जैसे आपकी क्लास में एक बच्चा था, वो बहुत परेशान था कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो हमने उसके फीलिंग्स और इमोशंस को चेंज किया कि बेटा आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे, क्यों आप डिप्रेस हो रहे हो, आप अपने फ्रेंड से समझो, आप ट्यूशन्स लगा सकते हो, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हो, आप हमसे बार बार पूछो कि मैम इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर हमने आपकी उस फीलिंग को चेंज किया, जो फीलिंग आपको बार बार बोल रही थी डैट यू कांट डू इट, बट हमने उस फीलिंग को क्या कर दिया, येस यू कैन डू इट, ट्राई इट वंस। क्लियर। नेक्स्ट इज चेंज इन सिचुएशन। आपकी गिवन सिचुएशन को ही चेंज कर दो। आपको अभी सिचुएशन दी हुई थी कि आप एक बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजर के नीचे काम कर रहे थे, तो हमने आपको कहा कि ठीक है आपसे ये काम नहीं हो रहा, लीव इट, यहाँ आ जाओ, इस बंदे के नीचे काम करो। आपको वो बंदा नहीं पसंद आ रहा ना, आप उसके साथ काम नहीं कर सकते, इसके साथ काम करो। तो यहाँ पर सिचुएशन जो आपके एटीट्यूड को नेगेटिव कर रही थी, डिसलाइकिंग की तरफ लेके जा रही थी या अनफेवरेबल कर रही थी, हमने उन सिचुएशंस को ही आपके फेवर में कर दिया जिससे आपका एटीट्यूड चेंज हो सके। नेक्स्ट इज चेंज इन बिहेवियर। धीरे धीरे काउंसलिंग करके हम जैसे एक बच्चा है, उसका बिहेवियर हमें लग रहा है कि अच्छा नहीं है, कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी उस पर भरोसा जता के, उसको कॉन्फिडेंस में ला के हम उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सेम एक मैनेजर का काम है डैट ही हैज़ टू चेंज द बिहेवियर, द माइंडसेट ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, डैट इज बैरियर्स टू चेंज एटीट्यूड। कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें एटीट्यूड को चेंज करने पे रोकती हैं, हमें एटीट्यूड चेंज नहीं करने देती। फर्स्ट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है बेटा, जब आपके माइंड में दो थॉट्स चल रहे होते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। आपको लगता है कि ये ठीक है, पर आपकी इनर सेल्फ आपको बोल रही होती है कि ये ठीक नहीं है। तो जब आप इस कश्मकश में फंस जाते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, इस कॉग्निटिव डिसोनेंस। मैं आपको कह रही हूँ कि बेटा आप ये गलत कर रहे हो, पर आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि तू ये सही कर रही है, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पर आप दो थॉट्स में फंस गए हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। ये चीज़ें आपका एटीट्यूड चेंज करने में एक रुकावट बनती हैं। नेक्स्ट इज
प्रायर कमिटमेंट्स, आपने पहले से किसी को कह रखा था कि मैं ऐसा करूँगा, पर अब मैंने धीरे धीरे आपका एटीट्यूड चेंज कर दिया, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है उसको तो मैंने कहा था मैं इस मैम के अंडर काम नहीं करूँगी, या ये मैम तो गंदी है, इनसे तो मैं बात ही नहीं करूँगी, पर अब बात करके तो मुझे लग रहा है कि ये मैम अच्छी हैं, पर मैं उसको कमिट कर चुकी हूँ पहले ही। तो ये कमिटमेंट, जो प्रायर कमिटमेंट है, वो आपको आपका अब एटीट्यूड चेंज करने के लिए रोक रहा है। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। कई बार फुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती जिसकी वजह से हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सके। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारा एटीट्यूड वही रहता है या नेगेटिव ही रहता है, या रुकावट पैदा कर देता है नए एटीट्यूड की तरफ चेंज होने में। जैसे इंटरेक्शन का मौका ही नहीं मिला, मैंने आपको 2-3 बार डांट दिया, तो आपका एटीट्यूड मेरे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव या डिसलाइकिंग वाला। मौका मिलता, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास कर पाती, प्रॉपर हम लोग इंटरेक्ट कर पाते, तो क्या पता आपका जो एटीट्यूड है मेरे लिए वो डिफरेंट होता। ठीक है, और ये सब एग्जाम्पल्स कोट कर रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, तो कोई भी बच्चा इसे अदर वे में नहीं लेके जाएगा। चलो नेक्स्ट इज, अब हमने बात कर ली कि ये बैरियर्स हैं जिसकी वजह से मेरा एटीट्यूड चेंज नहीं हो पा रहा, या मैं सामने वाले का एटीट्यूड चेंज नहीं कर पा रही। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं इन बैरियर्स को। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उनका एटीट्यूड चेंज हो सके। नेक्स्ट इज यूज ऑफ फियर। डर पैदा करो, नहीं चेंज कर रहे एटीट्यूड, नहीं तुम आओगे ऑर्गेनाइजेशन में तो तुम्हारा सैलरी कटेगा, नहीं तुम इन अपने कलीग्स के साथ अच्छे से काम कर रहे, या तुम ये प्रोजेक्ट पूरा करके दे रहे, तो तुम्हारे जितने भी अभी तुम्हें इंसेंटिव्स मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने यूज़ ऑफ फियर, डर पैदा करके उनका एटीट्यूड चेंज किया। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप्स। उनके फ्रेंड्स को कहो कि इसे समझाओ बेटा, इसके अच्छे के लिए ही हो रहा है, या आप ऑर्गेनाइजेशन में उसके फ्रेंड्स को बोलो कि ये एम्प्लॉय इस तरीके से कर रहा है, इसका एटीट्यूड चेंज करो। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज होती हैं बेटा, जो आपके मतभेद हैं उनको आपने रिजॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दोनों पार्टीज बैठेंगी, हाँ आपको क्या इशू आ रहा है, आपको क्या इशू आ रहा है, तो ये इसका एक मिडवे सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज को ऑप्टिंग अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, को ऑप्टिंग अप्रोच होती है टेक डिससेटिस्फाइड पीपल इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग थिंग्स। आप क्या करो, जैसे आपने सुना होगा क्लास के अंदर मैम क्या करती थी, जो सबसे शरारती बच्चा होता था, हमारे टाइम पे तो यही होता था, जो सबसे शरारती का टॉकेटिव बच्चा होता था, मैम उसकी ड्यूटी लगा देती थी मॉनिटर की, कि अब आप देखना क्लास में कोई भी बच्चा शोर ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैम ने क्या यूज़ किया, को ऑप्टिंग अप्रोच यूज़ की, कि जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं या जो डिससेटिस्फाइड पीपल हैं उन्हें ही आपने इन्वॉल्व कर लिया इंपॉर्टेंट थिंग्स में। तो उनको उससे क्या लगेगा कि अच्छा ये तो मैं तो इसके लिए ऐसा सोचती थी, ये तो मुझे इन्वॉल्व कर रही है काम में, ये काम करने में तो सब चीज़ें मेरे से पूछी जा रही हैं। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं एटीट्यूड चेंज करने में। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था एटीट्यूड क्या है, फंक्शंस क्या हैं, क्या सोर्सेज हैं, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए क्या एटीट्यूड रेलेवेंट है, क्या बैरियर्स हैं, किस तरीके से उन बैरियर्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं हमने आज के लेक्चर में। अब आप बहुत अच्छे से ये दोनों चैप्टर्स, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, बहुत अच्छे से गो थ्रू करोगे, अच्छे से अपने नोट्स बनाओगे, फिर हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। अब इसमें हार्डली मेरे ख्याल से हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, उसके बाद आपकी ये यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छे से तैयारी करो, फिर हमने अपना रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। सब अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो बेटा, लीनियंट मत हो इस जो चल रहा है अभी सिचुएशन। स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।